दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं संतुलन प्रिय, सौंदर्य प्रिय, आकर्षक तुला राशि के जातकों की, जो अपने निर्णय में थोड़ी सी ढील रखते हैं और जिन्हें लोगों को प्रसन्न करने की एक आदत होती है। नवंबर माह कैसा रहेगा उनके लिए हम ग्रही व्यवस्थाओं की भी बात करेंगे और साथ साथ ग्रह किस नक्षत्र में हैं और वो नक्षत्र उन पर क्या प्रभाव डाल रहा है उसकी भी बात करने वाले हैं और नक्षत्रगत उपाय भी जरूर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इस माह की संक्षेप में आपके लिए जानकारी कि आर्थिक मामलों में लाभ के योग हैं। जीवन साथी से मधुर संबंध बनेंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात कुछ अच्छा फल दे सकती है। निवेश में यदि विवेक का उपयोग किया जाए तो बहुत फायदेमंद होगा और स्वास्थ्य तो आपका अच्छा रहने वाला है। और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं तो ये माह और अच्छा आपके लिए हो सकता है। अब ये जो सारांश निकला है इस माह का कैसे निकला है, चलिए हम ग्रही व्यवस्था की बात करते हैं। तो ये है आपकी तुला चंद्र राशि और इस राशि के जो स्वामी होते हैं शुक्र, वो यहाँ पे अपने केंद्र में ही बैठे हैं और उनके साथ सूर्य भी बैठे हैं। चूंकि घर शुक्र का है, सूर्य किराएदार हैं, तो शुक्र की ज्यादा चलेगी। और एक बात ये आप बिल्कुल अटल विश्वास से जान लीजिए कि शुक्र से सातवां घर जो होता है वो आपके लिए सुखों की खान होता है। और सातवां घर किसका है? सातवां घर आपके पार्टनर का है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में खुशहाली तो रहने वाली है, पारिवारिक रूप से भी। और यदि आप व्यापार में पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो उस रूप में भी। और सूर्य महाराज यहाँ बैठ के थोड़ा सा आपको एनर्जेटिक बनाएंगे। कभी कभी आपका मन होगा, जो कि तुला राशि के जातकों का होता नहीं है, कि लोग उनकी सुने। तुला राशि वाले लोगों की सुनते हैं, परंतु जब सूर्य के अंदर में है तो उन्हें लगेगा कि लोग उनकी सुने। तो ठीक है, 17 तारीख को यहाँ से सूर्य महाराज सेकंड हाउस में चले जाएंगे। यहाँ पे मंगल पहले से ही बैठे हैं और बुध महाराज के साथ बैठे हैं। घर मंगल का है यार। कुटुंब वगैरह में ये है कि थोड़ा सा उत्तेजना से बात करने से बचना। हालांकि आप बचोगे क्योंकि बुध यहाँ पे बैठ के आपको बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार तो दे रहे हैं, परंतु मंगल हैं और 17 तारीख को सूर्य भी आ जाएंगे। तो थोड़ा एग्रेशन तो कुटुंब रूप में आप में उत्पन्न हो ही सकता, परंतु अच्छी बात है। कई बार लोगों को ये बुरी बात लगती, परंतु आपके लिए ये बात अच्छी है कि मंगल 8 से अस्त हो जाएंगे आपके द्वितीय भाव में, वाणी के भाव में, कुटुंब के भाव में। तो अच्छा है, बुरा नहीं है। आप सोच समझ के बोलोगे। सूर्य तो आ ही जाएंगे 17 तारीख से, तो चमकोगे तो जरूर ही जरूर। तो ये आपकी बात हो गई व्यक्तित्व की। धन की बात भी यहाँ हो गई, क्योंकि धन के भाव में है तो धन भी तो आना ही आना है। अब हम जरा स्वास्थ्य की बात और कर लेते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। लग्न में शुक्र स्वग्रही बैठे हैं और आपके जो स्वास्थ्य वाला भाव है, रोग रिपु और ऋण, ये वाला भाव ये है और पीड़ा वाला भाव ये है। अब हम ये त्रिकोण संबंध बनाते हैं। बन गया एक त्रिभुज, ऐसा बना देंगे तो पूरा त्रिभुज बन गया। पीड़ा, केवल पीड़ा ही क्यों लेंगे यहाँ पे?
आपका हिडन टैलेंट भी तो होता है, आपकी रिसर्च भी तो होती है, और वो संपत्ति होती है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की है। इंश्योरेंस होता है, एस्ट्रोलॉजी इस घर से देखी जाती है, इतने सारे अच्छे काम होते हैं। और वो कहते हैं कि पीड़ा का घर है, मृत्यु का घर है। मृत्यु का घर तो नहीं है, ये पीड़ा का घर है। परंतु पीड़ा, इसके स्वामी आपके लग्न में सौग्रही होकर बैठे हैं। अब मान के चलो कि आपकी जिंदगी में जो शुक्र हैं वो आपके पूरे व्यक्तित्व को संभाल रहे हैं, तो वो पीड़ा होने देंगे क्या? नहीं होने देंगे। यहाँ पे शनि महाराज बैठे हैं। अब शनि महाराज यहाँ पे शत्रुओं का नाश करवाते हैं, थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी समस्या देते हैं, हड्डियों के रोग दे देते हैं, और गुरु महाराज की राशि है, पेट से संबंधित समस्या देते हैं, परंतु आपको नहीं होने वाली। सुनिए कैसे नहीं होने वाली। शनि महाराज बैठे हैं गुरु की राशि में यानी मीन में, और गुरु महाराज यहां से 7, 8, 9, गुरु महाराज यहां से नवम दृष्टि डाल रहे हैं इसी भाव पे, और शनि महाराज गुरु के नक्षत्र में ही बैठे हैं। गुरु की राशि, गुरु का नक्षत्र और गुरु की दृष्टि। गुरु जब यहां बैठते हैं तो थोड़ी समस्या होती, परंतु जब गुरु यहां देखते हैं तो हर समस्या से निजात दिलाते हैं। और शनि महाराज तो गुरु के पूरे प्रभाव में हो गए, तो ये शनि महाराज भी अभी गुरु जैसे ही काम करने वाले हैं, परंतु यहाँ पे वो अच्छा फल देने वाले हैं। तो मैंने बोला ना, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। अब हम सुख और आनंद की बात और कर लेते हैं। सुख ये है, आनंद ये है। अब सुख भाव भी शनि की राशि है, आनंद के भाव में भी शनि की राशि है, और शनि यहाँ बैठ के गुरु से पूरी तरीके से प्रभावित हो गए। ज्ञान आनंद देगा, ज्ञान का भ्रम भी आनंद देगा। अब आप बोलोगे ज्ञान का भ्रम क्यों? चंद्रमा मैंने लिखा है, चंद्रमा तो राशि परिवर्तित करता रहता है, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। राहु महाराज यहाँ 5वें नंबर में बैठे हैं। जब राहु 5वें नंबर में बैठे हैं ना, तो बहुत जल्दी समझते हैं हम कोई सी भी बात, और खुश रहने में हम अच्छी बातों से, वास्तविक बातों से भी खुश हो जाते हैं। कई बार हम भ्रम में भी खुश हो जाते हैं। खुश होना अच्छी बात है, वो कंफ्यूजन से हो या सच्चाई में हो। तो ये भी आनंद का भाव भी अच्छा है, सुख का भाव भी अच्छा है। काल्पनिक बीमारियों की मत सोचना, होंगी नहीं तो क्यों सोचेंगे। इस घर की बात कर ली है। अब कर्म भाव में उच्च के गुरु बैठे हैं यार, उच्च के गुरु 5 दिसंबर तक रहने वाले हैं यहाँ पे। कर्मठ बनाएंगे, ज्ञानी बनाएंगे। कुछ कुछ आप ज्ञान, कुछ विशेष चीजों की जानकारी लेने की आप में उत्सुकता उत्पन्न होगी, परंतु कर्मवीर तो बनोगे ही बनोगे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब ये लाभ वाला भाव हो गया, और लाभ के स्वामी यहाँ लग्न में बैठे हैं, और फिर यहां से 17 तारीख को धन में चले जाएंगे। केतु जो है ना, वो कई बार दोस्तों से ऐसा करेगा, छोड़ो यार नहीं बात कर रहे हैं, अलगाव मलगाव की बात करेगा, परंतु कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सूर्य की राशि आपके व्यक्तित्व में, फिर धन भाव में, तो धन तो आएगा। आर्थिक मामलों में लाभ के योग हैं, मैंने पहले ही बोला है आपसे। यहाँ पे बुध महाराज हैं, वैभाव होता है, अध्यात्म भाव होता है, विदेशों से संबंध होता है। अब आप देखिए ना, वैभाव के स्वामी आपके धन भाव में बैठे हैं, विदेश के स्वामी आपके धन भाव में बैठे हैं। विदेशी मामलों से भी आप फायदा ले सकते हो। हॉस्पिटल संबंधी कार फायदा देंगे आपको, तो फायदा ही फायदा तो है। नवंबर का महीना तो दीपावली गुजरी है, तो दीपावली ने आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तो दे दिया है, क्योंकि शुक्र भगवान को मनाने के लिए माता लक्ष्मी की पूजन हमें करनी चाहिए, तो आपने की है। चलिए अभी यहाँ पे एक और बात, बुध बकरी हो जाएंगे ना, बकरी होके फिर यहाँ आ जाएंगे, और अच्छे हैं, बुरे नहीं है। बकरी बुध अभी यहाँ पे बैठे मंगल के साथ। जब बुध क्रूर ग्रह के साथ बैठते हैं तो उनमें भी क्रूरता आ जाती, कहते हैं ना संगति का असर है। परंतु सूर्य इधर आ जाएंगे, बुध इधर आ जाएंगे, तो बहुत ही आनंद हो जाएगा। अच्छा है और बहुत अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं
उन नक्षत्रों की। मैं एक बात बता दूं कि यहां पे मैंने नक्षत्र लिखे क्योंकि ये तुला राशि चित्रा, पूर्वा, फाल्गुनी और चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्रों में आती है। अब यहां पे मैंने केवल यहां पे कुछ लिखा है, जो अच्छे नक्षत्र हैं आपके लिए वो मैंने नहीं लिखा, वो अच्छे फल देंगे ही देंगे। हालांकि उन्हें भी मनाना फायदेमंद होता है। जो नक्षत्र आपके लिए थोड़ी सी समस्या है, मैंने केवल वो लिखे हैं यहाँ पे, इसलिए ध्यान रखिए। नकारात्मकता लिखिए, परंतु नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने के लिए लिखिए मैंने। आप कहते हो ना कि अच्छा नहीं होता, केवल इसलिए नहीं होते क्योंकि आप सोचते हो ऐसा। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, निश्चित ही अच्छा होगा। सुनिए जरा, चित्रा नक्षत्र और तुला राशि, इसमें विशाखा विपत है। विशाखा में बुध 21 तारीख को आ रहे हैं और शुक्र 19 तारीख को आ रहे हैं और 29 तक ही हैं। तो यार 19 तारीख से विशाखा नक्षत्र को ठीक करने के लिए हमें क्या कर लेना चाहिए? हमें ओम इंद्राग्निभ्याम नमः का जप करना चाहिए। ठीक है। ज्येष्ठा प्रत्यरी है। ज्येष्ठा की प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि मंगल 20 के बाद आ रहा है। 20 तारीख के बाद ज्येष्ठा के लिए भी यदि आप कर लो कुछ तो बड़ा अच्छा होगा। ओम इंद्राय नमः। देखो दोनों में इंद्र आ गए आपके। और फिर हम बात करें पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा भाद्रपद, तो दोस्तों इन दोनों को नहीं करो तो भी कोई बात नहीं, परंतु पूर्वा फाल्गुनी का तो आपको करना चाहिए। ओम भगाय नमः की रोज एक माला आप करते रहिए, बहुत जरूरी है। ओम भगाय नमः। और पूर्वा भाद्रपद में ओम अजय पदाय नमः। तो मैं ये दोनों यहाँ से ऐसे मिटा देता हूँ। आप ये दोनों मंत्रों के एक माला करिए। मोर और तोता मत रखिए, क्योंकि जो नक्षत्र हमारे लिए अशुभ होते हैं उनके प्रतीक चिन्ह नहीं रखना चाहिए, उनके देवता का नाम स्मरण करना चाहिए, तो अच्छा होता है। चलिए, हमने चित्रा नक्षत्र की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं स्वाति नक्षत्र और तुला राशि। बड़ी अच्छी खुशखबरी है स्वाति नक्षत्र वालों, पूरे ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे नक्षत्रों में बैठे हैं। केवल अनुराधा नक्षत्र विपत है बस। और अनुराधा नक्षत्र भी ना 20 के बाद सूर्य आ रहे हैं और 29 के बाद शुक्र आ रहे हैं। बाकी सब के सब ग्रह आपके अच्छे नक्षत्रों में बैठे हैं। तो एक रोमांचक और यादगार माह है स्वाति नक्षत्र वालों को। अनुराधा विपत में बैठे हैं तो अनुराधा के लिए अपन ओम मित्राय नमः का जप कर लेते हैं, क्योंकि मित्र भी सूर्य का ही एक रूप होता है। अब हम बात करते हैं विशाखा नक्षत्र और तुला राशि की। तो विशाखा नक्षत्र में भी अधिकतर ग्रह अच्छे अच्छे नक्षत्रों में बैठे हैं। ज्येष्ठा विपत है और पूर्वा फाल्गुनी प्रत्यरी है। देखो, विपत और प्रत्यरी से हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, हमें वध से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो वध नक्षत्र में यदि कोई बैठा है तो उसका उपाय तो करना चाहिए। ज्येष्ठा देखिए आप, ज्येष्ठा मंगल 20 तारीख के बाद आ रहे हैं, 20 तक तो टेंशन ही नहीं है। पूर्वा फाल्गुनी में केतु हैं, गणपति जी की भी आराधना कर लो। तो ज्येष्ठा की बात कर लें, 20 तारीख के बाद ज्येष्ठा ओम इंद्राय नमः और पूर्वा फाल्गुनी में ओम भगाय नमः। यार 2-3 मिनट लगते हैं एक एक माला करने में, ये और ये कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छा नक्षत्र हमारा जो तुला राशि वो है स्वाति में बड़ा अच्छा है, फिर विशाखा थोड़ा ठीक है, चित्रा में थोड़ी समस्या है, पूर्वा फाल्गुनी बद में है, तो थोड़ी सी मेहनत करके इसका जाप कर लो और इस महीने को एक यादगार माह के रूप में अपने कैलेंडर पे टिक करके रख दो। अच्छा होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। जय माता दी।